नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के? ऑल गुड? तो फाइनली आज का चैप्टर वैदिक एरा। चलो आ गए सब लोग। जय हिंद एवरीवन। महिमा, कृष्णा, कनिष्का, अर्शी, रोशनी, माया, हर्ष परमार, ऋत्विज, प्रतीक। चलो ग्रेट। तो आज का टॉपिक फाइनली वैदिक एरा के बारे में बात करते हैं। द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अभी तक हम लोग अगर बात करेंगे तो इंडस वैली के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो वैदिक एरा हमारा पार्ट बनेगा। अरे चलो फाइनली अगर हम लोग वैदिक एरा के बारे में बात करेंगे तो ये वैदिक एरा ऑलमोस्ट जो इंडस वैली थी उसके बाद का टाइम पीरियड है ना, उसके ठीक बाद का टाइम पीरियड है। एक इनिशियल आइडिया लेने के लिए अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर आप इस तरीके से समझो कि जब इंडस वैली का एंड हो रहा था, एक तरफ क्या हो रहा था, इंडस वैली का एंड हो रहा था और दूसरी तरफ एक नई सभ्यता की क्या हो रही थी, शुरुआत हो रही थी। वैदिक एरा की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। पर अजीब बात क्या है कि इंडस वैली में कोई भी जो स्क्रिप्ट यहां की जो हमको लिखी हुई मिलती है, इसकी जो स्क्रिप्ट है, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो हमें प्रॉपरली रिटन फॉर्मेट में जो मिली है उसे हम पढ़ नहीं पा रहे, जबकि वैदिक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग इजीली समझ पा रहे हैं, उसे इजीली हम लोग पढ़ पा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो यहां पर एज ए स्क्रिप्ट जिसका इस्तेमाल हुआ, किसका हुआ, संस्कृत का हुआ। किसका इस्तेमाल हुआ, संस्कृत का इस्तेमाल हुआ, हाँ या ना भाई। और जिसको हम लोग समझ पाए, पढ़ पाए, इस नॉलेज को हम लोग आगे भेज पाए। अब अगर देखा जाए तो इंडस वैली के बारे में अगर बात होती है, ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कैसी है, अर्बन है। कैसी है, अर्बन सिविलाइजेशन है। वहीं पर अगर हम लोग वैदिक के बारे में बात करते हैं तो वैदिक कैसी सिविलाइजेशन है, रूलर है। कैसी है, रूलर सिविलाइजेशन है। कैसी सिविलाइजेशन है बेटा, रूलर सिविलाइजेशन है। कैसी सिविलाइजेशन है, रूलर सिविलाइजेशन है। बात समझ में आई यहां पे? तो ये तो हो गई हमारी अर्बन सिविलाइजेशन और ये हो गई हमारी रूलर सिविलाइजेशन, ठीक। और दोनों में डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है। यहां पर जो स्क्रिप्ट थी उसे हम लोग आज तक क्या नहीं कर पाए, कांट डिकोड। अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, समझ पाए नहीं पाए। हालांकि आज के टाइम पर ऐसे कई लोग हैं जो ये बता देते हैं या बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये था, ये जो यहां पे लिखा हुआ था इसका मतलब ये था, ये जो यहां पे लिखी गई है या ये जो चीज ड्रॉ की गई है इसका मतलब ये। बहुत सारे लोग इस चीज का क्लेम कर रहे हैं, बट वो क्लेम कितना ज्यादा एक्सेप्टेबल है ये अभी तक हम लोग फाइनली डिफाइन नहीं कर पा रहे, है ना, क्योंकि इसके बारे में तो किसी को कोई नॉलेज नहीं है। हां, कुछ कुछ चीजों को हम लोग डिकोड कर पा रहे हैं पर पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे, पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पा रहे। बात समझ में आई? तो फाइनली आज की क्लास में टॉपिक क्या है हमारा, वैदिक एरा को लेकर है। किसको लेकर है, वैदिक एरा को लेकर है।
हाँ भाई, क्लियर। तो फाइटर प्लेन की उड़ान के लिए तैयार। वैदिक एरा को लेकर जब बात करेंगे तो इनिशियल अगर आप लोग देखोगे, वैदिक एज को लेकर जब भी बात की जाएगी तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक कौन सा है? दूसरा कौन सा है? अब बीसीएडी तो सबको पता है, ये मत पूछना ये क्या होता है। तो एक्चुअल में ये किया क्यों गया? जो लिटरेचर फॉर्मेट हमारे सामने आई उसके हिसाब से किया गया। अब मैंने यहां पे अभी ऑलरेडी पीछे क्या बात कर रहा था कि वैदिक एज में अगर हम लोग बात करते हैं, वैसे भले ही रूलर है पर यहां की जो स्क्रिप्ट है, संस्कृत है, जो लिटरेचर है वो इंपॉर्टेंट था, है ना, वो इंपॉर्टेंट था। हो सकता है हमारे लिए इंडस वैली का भी लिटरेचर इंपॉर्टेंट हो जाए, पर उतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास रिटर्न नहीं है, कोई बुक नहीं है, कुछ ऐसी चीज नहीं है। जो भी चीजें लिखी मिल रही हैं वो कहीं पर किसी सिंबल पे लिखी मिल रही हैं, किसी सील पे लिखी मिल रही हैं, कहीं और लिखी मिल रही हैं, किसी प्लेट पे लिखी हुई मिल रही है, टैब मतलब प्लेट है ना, उस पर लिखी मिल रही है, बट कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही जिसको हम लोग बोल सके ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आ गए, है ना, है ना। नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाएंगे तो हम भी नहीं, हम भी सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज देंगे, ठीक है, पर ऊपर ऊपर की नॉलेज से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो यहां पे ये बात समझ में आ गई। अब एक्चुअल में क्या हुआ था, 1500 से 1000 के बीच में क्या आया था हमारा? सबसे पहला ऋग्वेद आया था। क्या आया था? ऋग्वेद आया था। वहीं पर 1000 से 600 के बीच के में बात करेंगे तो यहां पर 3 अदर वेद आए थे। 3 अदर वेद कौन कौन से थे? 3 जो अन्य वेद थे वो कौन कौन से थे? हाँ भाई, कौन कौन से बताओ जरा। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 3 वेद आए थे बाद में, ठीक है। और इसी हिसाब से इसका नाम क्या किया गया, रखा गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे ऋग्वैदिक पीरियड। क्या बोलेंगे? ऋग्वैदिक पीरियड। और इसको क्या बोलेंगे? लेटर वैदिक या फिर पोस्ट वैदिक पीरियड। क्योंकि इस टाइम पर ऋग्वेद आया था इसलिए हो गया ऋग्वैदिक, इस टाइम पर अदर वेद आए थे इसलिए हो गया पोस्ट वैदिक। बात समझ में आई यहां पे? हाँ या ना? कहां जा रहे हो सर? अरे आओ सर, बच्चों से मिलवाते हैं सर। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल मिल सकते हो सर, बच्चे आपको पहचान लेंगे। कितने लोग हैं जो सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हो? सीडीएस ना सर? यस सर। देखो हम आपको अपने एक और साथी से मिलवाते हैं। कितने लोग हैं जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं? कितने लोग पहचानते हैं सर को? मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग पहचान भी जाएं, और अभी क्लासेस शुरू होंगी तब तो और पहचान जाएंगे। सर कुछ कहना चाहते हो सर आप? और एस्पिरेंट्स कैसे हो आप सब? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? वैदिक पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। और सर सबसे अच्छी बात है सर भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं। मैं भी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और सर तुमको मिलेंगे अगर सीडीएस वाले बैच में, सीडीएस तो बैच में सर मिलेंगे, डिटेल में बात करेंगे और मज़ा आएगा। बाकी पढ़ो, एंजॉय करो, ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ, वहां पे थोड़ा और ज्यादा डिटेल मिल जाएगी तुम्हें, यहाँ पे सिर्फ एफकेट के पर्पज से मिलेगी। वहां पर तुम्हें यूपीएससी लेवल से की मिलेगी। चलो थैंक यू सर, ओके ठीक है भाई, बात समझ में आई यहां तक? अच्छा, पहचानते हो मींस हैं? कोई बात नहीं, अभी जब क्लासेस शुरू होंगी तो और अच्छे से पहचान जाओगे। बहुत बढ़िया। देखो जिंदगी में ना कुछ लोगों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। एक बहुत सही बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, जिंदगी में कुछ लोगों को पहचानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है।
सबसे पहली चीज जो आपके जीवन में आती है, मतलब आफ्टर योर पेरेंट्स और फैमिली के बाद अगर कोई चीज सामने आती है तो वो होता है टीचर। तो एक अच्छा टीचर को पहचानना, अच्छी किताबों को पहचानना और अच्छे दोस्तों को पहचानना, ये 3 चीजें जीवन बदल देती हैं। अगर आप चाहते हो अपना आपका जीवन बदले, अगर आप चाहते हो आप जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है, तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज टीचर, दूसरी चीज किताबें और तीसरी चीज मित्र। आपके कौन से ऐसे दोस्त हैं? अगर ये 3 चीजें सही हैं ना आपके जीवन में, तो आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। अगर इन 3 में से एक भी चीज करप्ट मिली तो बाकी 2 आपको संभालने की कोशिश करेंगी, पर 2 अगर करप्ट हो गई तो एक संभालने की बहुत कोशिश करेगी पर संभल नहीं पाओगे, और ये रियलिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर द पिलर्स। आप कुछ भी होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, अपने टीचर से शेयर कर सकते हो। आप अपनी समस्याओं का समाधान अपने टीचर से ले सकते हो, अपनी किताबों से ले सकते हो, अपने दोस्त से ले सकते हो। कहीं कोई नहीं दिखेगा तो आपको अपना दोस्त से दिखेगा। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है जीवन में। तो बहुत वाइजली चूज करना चाहिए अपने टीचर को, अपनी बुक्स को और अपने मित्रों को, ध्यान रखना। चलो फाइनली आगे बढ़ते हैं इस बात को। तो यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है इसको आप लोग फिलहाल छोड़ सकते हो। टाइम पीरियड वही लिखा है, वैदिक एरा का पूरा टाइम पीरियड 1500 से 600 बीसी होता है, ठीक है। यहां पे बहुत सारे रिलीजियस हमको टेक्स्ट देखने को मिलते हैं जो आगे चलकर आधार बने हिंदुइज्म का। किसका आधार बने? हिंदुइज्म का आधार बने। क्लियर? हिंदुइज्म का क्या बने? आधार बने, उसका फाउंडेशन बने, उसका बेस बने। आज के टाइम पर हम लोग जो भी रिलीजियस थॉट, रिलीजियस आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं वो सब की सब कहीं ना कहीं यहीं से निकल के आई है, यहीं से एक्सट्रैक्ट होकर आया है वो नॉलेज, है ना। तो वेदों का मतलब ही, एक्चुअल में वेदों का मतलब क्या होता है? जानना, टू नो, टू नो। वेदों का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जानना, किसी चीज को जानना, है ना। बस यही तो गलती कर दी, यही तो गलती कर दी। अब तुम्हारा टीचर और तुम दोनों मिलकर सुट्टा मारते होगे, हैं? तुमने टीचर को सुट्टा पीते हुए देख लिया, सिगरेट पीते हुए देख लिया, अब तुम दोनों बैठ के सुट्टा पीते हो, हैं? और फिर कंधे पर हाथ रखकर तुम टीचर के बोलते होगे, और मित्र आज कौन सी क्लास में पढ़ाओगे, आज क्या पढ़ाओगे? मित्र उधर से बोलता होगा, अरे यार हर्ष, आज तो हिस्ट्री का चैप्टर चलेगा। फिर इधर से हर्ष बोलता होगा, यार हिस्ट्री तो मैं भी पढ़ रहा हूं यार, आज तुम क्या पढ़ाओगे अनोखा, है? चलो फाइनली यहां तक बात छोड़ देते हैं। टू नो, इसका मीनिंग क्या होता है? टू नो, किसी चीज को जानना, अपनी जिज्ञासा को शांत करना ही क्या है? वेद है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं वेदों से ही हमारा क्या निकलता है? सारा का सारा ज्ञान निकल के आता है। क्या होता है? ज्ञान निकल के आता है। इनिशियल शुरुआती रूप में अगर हम लोग देखें तो वेद, जितने भी वेद थे वो सब किसके रूप में थे? श्रुति और स्मृति के रूप में थे। किसके? श्रुति और स्मृति के रूप में थे। किसके रूप में थे? श्रुति और स्मृति के रूप में थे। किसके रूप में थे? श्रुति और स्मृति के रूप में थे। अब श्रुति और स्मृति क्या होता है? अच्छा लिखा भी है यहां पर। सबसे पहले वेदों को हम लोग कहते हैं अपौरुष्य। अपौरुष्य का मतलब क्या होता है? कांट डन बाय ह्यूमंस, ऐसी चीज जो इंसानों के द्वारा ना की गई हो, ऐसी चीज जो इंसानों के द्वारा ना की गई हो, है ना। ऐसी चीज जो इंसानों के द्वारा ना की गई हो। तो अगर कोई चीज इंसानों ने नहीं की है तो वो किसने की है? 101% डन बाई
देव या गॉड? किसके बारे में? किसने की है? इंसानों ने की है। कोई सुपर ह्यूमन कर सकता है। अपौरुष का मतलब ही यही होता है ना। फाइनली इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक श्रुति और एक स्मृति, मतलब दो रूपों में देखा जाता है। श्रुति और स्मृति होता क्या है? श्रुति का मतलब क्या होता है? टू लिसन, किसी चीज को सुनना। और स्मृति का मतलब होता है क्या? टू मेमोराइज, किसी चीज को याद करना, किसी चीज को याद करना, है ना, किसी चीज को याद रखना। ये चीज क्या होती थी शुरुआत में? अब देखो, हम लोग जब बात करते हैं वैदिक एरा के बारे में, तो वैदिक एरा में भी कई लोग कहते हैं कि वैदिक लोग इंडस वैली के लोगों से काफी हद तक पीछे थे। नहीं, पीछे नहीं थे। शुरुआत में जो वेद थे, दे आर नॉट इन अ रिटन फॉर्म। मतलब मैंने यहां पर जो आपको ये बात बताई, श्रुति और स्मृति, इसका मतलब चीजें कहां हैं? आपके माइंड में। माइंड टू माइंड चीजें क्या हो रही हैं? डाइवर्ट हो रही हैं। क्या हो रही हैं? डाइवर्ट हो रही हैं। इट मींस वेदास आर नॉट इन अ रिटन फॉर्मेट। यहां पर क्या नहीं थे? नॉट इन अ रिटन फॉर्मेट, ध्यान रखना। नॉट इन अ रिटन फॉर्मेट। रिटन फॉर्मेट में नहीं थे तो कैसे थे? एक श्रुति के रूप में और एक स्मृति के रूप में। एक श्रुति के रूप में और एक स्मृति के रूप में। बेटा लाइनें तो सारी नोट करनी है, ठीक है, लाइनें तो सारी नोट करनी है। जो लिखा है वो भी नोट करना है, जो मैं लिख रहा हूं वो भी नोट करना है, सारा ही नोट करना है। कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं नोट करना, सारे ही नोट करोगे। फाइनली यहां पे बात समझ में आ गई क्या मैं बताना चाह रहा हूं? अब नॉट इन अ रिटन फॉर्मेट में, अगर रिटन फॉर्मेट में नहीं है, इट मींस लोगों को क्या करना पड़ेगा? चीजों को याद रखना पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा इट मींस सबसे पहले टीचर्स बोलेगा, स्टूडेंट सुनेगा और उसको क्या करेगा? अपनी मेमोरी में रिपीट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा? वो बार बार जब चीजों को रिपीट करेगा तो वो याद करता चला जाएगा। आपने कई ऐसी चीजें देखी होंगी, कई बार ऐसी चीजें पढ़ी होंगी, या कई बार आपने ये चीज नोटिस की होगी क्या, कि आप बार बार जब चीजों को रिवाइज करते हो तो चीजें आपको याद हो जाती हैं, भले ही आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। बिना लिखे आप चीजें क्या करते हो? परमानेंटली अपने माइंड में रख लेते हो। परमानेंटली क्या करते हो? अपने माइंड में रख लेते हो। अब मैं इसका ना बड़ा मजेदार सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने छोटे बच्चों को देखा है? छोटे बच्चों को देखा है? छोटे बच्चों को क्या लिखना आता है? नहीं। जो छोटा बच्चा जरा पैदा हुआ है, 1 साल 1.5 साल का हुआ है, उससे सारी चीजें याद हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो लिख नहीं रहा, वो सारी चीजें मेमोराइज कर रहा है। सुन रहा है, मेमोराइज कर रहा है, सुन रहा है, मेमोराइज कर रहा है। वो अपने दिमाग को ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। बट हम क्या करते हैं? हम उसे बोलते हैं बेटा ये आ है, इसको देखो और इसको देखकर समझो आ। तो अब क्या कर रहे हैं? हम उसकी मेमोरी में एक और इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं कि इसको देखकर बस तुम आ ही समझोगे, इसको देखकर तुम ए ही समझोगे, इसको देखकर तुम बी ही समझोगे, इसको देखकर तुम सी ही समझो, बस और कुछ मत समझो। तो हम लोग उसकी मेमोरी, उसके माइंड को क्या कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं, नैरो कंडीशन में लेकर आ रहे हैं। कैसे लेकर आ रहे हैं? नैरो कंडीशन में लेकर आ रहे हैं, छोटा करते चले जा रहे हैं, है ना। बात समझ में? तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना, आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए। हम लोग कई बार बोलते हैं अरे सर ऐसे कैसे, एक्चुअल में ही रियलिटी है। पुराने टाइम पर जब आप छोटे थे तो मम्मी पापा आपको ऐसे किताब पकड़ाते थे और बोलते थे बार बार जोर जोर से पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो। क्यों बोलते थे? इसीलिए बोलते थे। कई बार आपने नोटिस किया होगा, गांव में तो आज भी होता है, टीचर बोलता है किताबें बंद करो सब, और किताबें बंद करके बोलता है कि मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे सब पीछे पीछे बोलो। और टीचर बोलता रहता है, आप उसके पीछे रिपीट करते रहते हो। टीचर बोलता रहता है, आप उसके पीछे रिपीट करते हो। तो क्यों करवा रहे टीचर? ताकि आप चीजों को माइंड में ही क्या करो? बार बार मेमोराइज करो। तो वो ही चीज यहां पर चल रही है। तो वैदिक इंफॉर्मेशन माइंड टू माइंड क्या हुई है? आगे ट्रांसफर हुई है, नॉलेज ट्रांसफर हुई है। माइंड टू माइंड क्या हो रही है? आगे ट्रांसफर हो रही है।
और ट्रांसफर होते 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 आज हमारे तक पहुंची है, आज हम तक जाकर पहुंची है। बात समझ में आई? क्लियर है? बात समझ में आई सबको, हाँ या ना? क्लियर है? अब इस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल था इसलिए हमने समझा दिया, बट फाइनली अब आगे बढ़ जाते हैं। फाइनली अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, टू नो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसमें जानने की कोई जरूरत थी नहीं, वो पीछे हो चुका है। कौन कौन से वेद हैं ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूं, तो यहां पे लिखने की जरूरत आपको नहीं है, वो सारी चीजें पीछे हो चुकी हैं। ठीक है, इन्हीं 4 वेदों को हम लोग क्या एज अ संहिता रेफर करते हैं, क्या करते हैं? एज अ संहिता रेफर करते हैं। अब कौन कौन से वेद हैं? सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। सबसे ओल्डेस्ट वेद है, सबसे ज्यादा कैसा है? ओल्डेस्ट वेद है। ओल्डेस्ट होने के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इसमें 10 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, कितने दिए गए हैं? 10 चैप्टर दिए गए, एंड 124 क्या दिए गए? सूक्तास दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सूक्तास दिए गए हैं। 124 क्या दिए गए हैं? इसके सूक्तास दिए गए हैं। बात समझ में आई, हाँ या ना? एक सेकंड भाई, थोड़े से ज्यादा ही मैसेज आने लगे, पता नहीं क्यों अचानक से। की भयो बाबा, की भयो। हाँ भाई, क्लियर, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, अब ये जो सूक्त थे ये क्या थे? ये मंत्रों का कॉम्बिनेशन थे। क्या थे? कॉम्बिनेशन ऑफ मंत्रा। बहुत सारे मंत्रों का क्या थे? कॉम्बिनेशन थे। क्या थे? बहुत सारे मंत्रों का कॉम्बिनेशन है थे। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती थी वो एक पर्टिकुलर सूक्त में आ जाती थी, मतलब उससे जुड़े हुए मंत्रों को एक सूक्त में रखा जाता था। जैसे एक सूक्त है जिसका नाम है नदी सूक्त। इसका एक एग्जाम्पल के लिए मैं क्या बता रहा हूं? नदी सूक्त। नदी सूक्त में क्या है? नदियों के बारे में इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में? नदियों के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब आप सोचो, ऋग्वेद में 51 रिवर्स की इंफॉर्मेशन थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है 51 रिवर्स के बारे में पता होना। 51 रिवर बहुत बड़ा डेटा होता है। ठीक है, फिर अगर इसके बारे में बात करी जाए तो वैसे तो खैर आपके सामने मैं मतलब अगर देखा जाए तो विश्वामित्र जी के द्वारा यहां पे फेमस गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया। ठीक है, गायत्री मंत्र जुड़ा किससे? ये पुरुष सूक्त में दिया गया था, और ये जुड़ा था सूर्यदेव सावित्र को। किसको समर्पित था? डेडिकेटेड किसको था? सूर्यदेव सावित्र को। और ये मोस्ट पावरफुल मंत्र बताया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र, जिसे आप लोग ऐसे ही गा देते हो, टेप रिकॉर्डर में बजा देते हो, कैसेट लगाकर सुनने लगते हो। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? इनिशियल ऐसा कहा जाता है, सारी की सारी शुरुआत ही यहीं से होती है। किससे संबंधित है? सूर्यदेव सावित्र से संबंधित है।
और सूर्य को हम लोग क्या देते हैं, जीवन देने वाला कहते हैं। ठीक है, तो अपने आप में क्या है, ये मंत्र बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। इसे ऐसे ही नहीं कि हाँ आप गाना शुरू कर दे, नहीं, बल्कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे आप इस तरीके से गा भी नहीं सकते, ओपनली नहीं गा सकते, है ना, कि चलो बैठ के ऐसे ही गा नहीं सकते, नहीं, जब तक दीक्षा ना मिले तब तक नहीं गाया जा सकता, जब तक उसकी दीक्षा ना मिले तब तक उस मंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी बात होती है, पर हम लोग अनफॉर्चुनेटली गलत चीज तरीके से चीजों को वो करते हैं। फिर आता है वैदिक प्रीस्ट। अब देखो, ऋग्वेद को जो भी व्यक्ति प्रेजेंट करता था, गाता था, है ना, उसे हम लोग क्या कहते थे, होत्री कहते थे। मतलब ऋग्वेद की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, होत्री कहलाएगा। जैसे मैं आपको जीके पढ़ाता हूं तो मैं जीके का फैकल्टी हो गया, मैथ आपको गोपाल सर पढ़ाते हैं तो गोपाल सर मैथ के फैकल्टी हो गए। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी ध्यान रखना कि जो व्यक्ति ऋग्वेद को प्रेजेंट करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, होत्री कहेंगे। क्या कहेंगे, होत्री कहेंगे। सर डेटा बुक में ये ऑनलाइन अलग हो सकता है, समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अंकित विश्वकर्मा जी, फाइनली ये चीज समझ में आई। इनिशियल अगर हम लोग देखते हैं ना, तो इसके 10 जो मंडल दिए गए, इन 10 मंडल में से फर्स्ट एंड 10th जो मंडल है, दे आर द न्यूएस्ट। क्या है, न्यू है। बाकी के जो मंडल हैं 2nd to 9th तक, ये क्या है, ओल्डेस्ट है। कैसे, ओल्डेस्ट है, पुराने हैं। क्या है, ओल्डेस्ट है। बात समझ में आई यहां पे, हाँ या ना। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया क्या गलत बता दिया मैंने यार। अच्छा ओके, सॉरी फॉर दिस। भाई से सही कर लेना, 128, हाँ सही बोल रहा वो लड़का, मेरे से गलती हुई है, इट्स माय मिस्टेक प्लीज। फाइनली फिर आता है यहां पे यजुर्वेद। फिर आता है यजुर्वेद। जब यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं, हाँ, अब अगर कोई पूछेगा कि सर ये कब ऐड हुए, 1st और 10th कब ऐड हुए, देखो एक्चुअली ऐड होने का एक अलग बात होती है, यहां पर मेन जो बात है वो होती है इंफॉर्मेशन की। यहां पर न्यूएस्ट एक्चुअल में क्या है, इंफॉर्मेशन है। क्या है, न्यूएस्ट इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से न्यूएस्ट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, न्यूएस्ट बोला जाता है। अब वैसे यहां पे 2 to 9 बोल सकते हो आप लोग, पर यहां पर एक चीज ध्यान रखना। ठीक है आदित्य बेटा, सीडीएस के लिए इससे थोड़ा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें जो 8th और 9th वेद है, इसमें से जो 8th और 9th है बेटा, उनकी इंफॉर्मेशन अलग है, इसलिए उसको अलग रखा जाता है। इसलिए कई जगह पर 2 and 7 लिख दिया जाता है, 2 to 7 लिख दिया जाता है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इसमें से जो 8th और 9th वेद है, मतलब सॉरी चैप्टर है, उसके मंडल हैं, वो बिल्कुल अलग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, इसलिए उनको अलग रखा जाता है। वैसे आप यहां पे 2 to 9 एड्रेस कर सकते हो। एक चीज और भी मैं यहां पे ऐड कर देता हूं कि ऋग्वेद की जो इंफॉर्मेशन है, ऋग्वेद की जो इंफॉर्मेशन है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो बेटा ये इंफॉर्मेशन हमको जैन अवस्थे एक बुक है जो पर्शियन धर्म की बुक है, उसमें भी मिलती है। क्लियर है, क्या नाम है उसका, कौन सी बुक है, जैन अवस्थे। कौन सी बुक है, जैन अवस्थे। अब बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में, यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद क्या कहता है भाई हमसे, सबसे पहली चीज, हाँ भाई, यजुर्वेद क्या कहेगा हमसे। यजुर्वेद सबसे पहले अगर कुछ बताएगा तो वो क्या बताएगा, यजुर्वेद बताएगा अपने नाम के बारे में। किससे जुड़ा हुआ है भाई, ये सीधी सी बात है,
रिलीजियस, रिचुअल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है बेटा? रिलीजियस रिचुअल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? रिलीजियस रिचुअल से जुड़ा हुआ है। पहली बात, सबसे पहली। दूसरी इंफॉर्मेशन अगर यहां पर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे इसके बारे में? दूसरी इंफॉर्मेशन भी अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि सर रिलीजियस इंफॉर्मेशन तो ठीक है, यहां पे और ऐसी क्या चीज मिली? तो बेटा सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज अगर यहां पर मिली तो यहां पे यजनाज मिले। यजना मतलब कि यज्ञ करने की जो पद्धति थी उसके बारे में पता चला। किसके बारे में पता चला? यज्ञ करने की पद्धति के बारे में पता चला। एफकेट के लिए इतना इनफ है बेटा? एफकेट के लिए इनफ नहीं, इनफ से थोड़ा ज्यादा ही है। ठीक है, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उससे आपको ये तो क्लियर रहेगा कि जितना आप यहां पे पढ़ोगे और पढ़ने के बाद जब तुम सीडीएस वाली क्लास में जाओगे तो तुमको लगेगा ऑलमोस्ट 50% तो सारा वही है, बल्कि 50% से ज्यादा ही तुमको यहां पर मिलेगा। यजना बिल्कुल सही सुमन, 50% से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो वही है। एक दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड होंगी, उनको तुम लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, सीडीएस बस देखो, सीडीएस और एफकेट में ज्यादा फर्क नहीं है। एग्जाम लेने का तरीका दोनों का अलग अलग है, क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है। सीडीएस देने वाला बच्चा एफकेट क्यों देने लगता है? इसीलिए देने लगता है क्योंकि बहुत आसान होता है, उसके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, एसएससी देने वाला बच्चा एफकेट में क्यों चला जाता है? इसीलिए चला जाता है क्योंकि उसे पता है आसानी से क्लियर हो सकता है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए। चलो फाइनली अब यहाँ पे जरा जल्दी ध्यान दो वरना फिर टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। फिर यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अधरव्यू। अधरव्यू कौन होगा? वो व्यक्ति कहलाएगा जो कि एक्चुअल में इसके रिचुअल्स को करेगा या इनको परफॉर्म करने की बात करेगा। ठीक है, जिसके पास किसकी नॉलेज होगी? यजुर्वेद की नॉलेज होगी। किसकी नॉलेज होगी? यजुर्वेद की नॉलेज होगी। किसकी नॉलेज होगी? यजुर्वेद की नॉलेज होगी। क्लियर है? ये एक ऐसा वेद था जो कि पोइटिक एंड लिटरेचर दोनों फॉर्म में लिखा गया, मतलब कि प्रोज एंड पोइटिक दोनों फॉर्म में लिखा गया। तो यहां पे ध्यान रखना, रिटन इन बोथ फॉर्मेट। ठीक है, तो इसीलिए दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक ब्लैक और एक व्हाइट। मतलब एक को हम लोगों ने बोला क्या? कृष्ण यजुर, और एक को बोला हम लोगों ने शुक्ल यजुर। क्या बोला? शुक्ल यजुर। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आता है हमारा सामवेद। सामवेद के बारे में बात करें तो सामवेद नॉर्मली जुड़ा हुआ है किससे? म्यूजिक से, या फिर उसके म्यूजिकल नोट से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? ध्यान रखना, ये सबसे छोटा वेद है। ये तो खैर की इंफॉर्मेशन आई, और नॉर्मली क्या है? कलेक्शन है। कहां का? ऋग्वेद से लिया गया। इसके सिर्फ और सिर्फ केवल 75 श्लोक हैं जो कि फ्रेश हैं, बाकी सबके सब ऋग्वेद से कॉपीड है। तो यहां पे लिख लेना, ओनली 75 आर न्यूएस्ट। जो 75 हैं वो ही नए हैं, बाकी सबके सब क्या हैं? ओल्ड हैं। क्या है? पुराने। किससे लिए गए? ऋग्वेद से लिए गए। कहां से लिए गए? ऋग्वेद से कॉपी किए गए। कहां से कॉपी किए गए? ऋग्वेद से कॉपी किए गए। ठीक है, यहीं से जानकारी मिलती है किसके बारे में हमको? ये कि इसको प्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं उनको हम लोग कहते हैं उद्गात्र। क्या कहते हैं? उद्गात्र। और यहीं से हमको इंफॉर्मेशन मिली म्यूजिक की, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ वोकल म्यूजिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ वोकल म्यूजिक। यहीं से हमको जानकारी मिलती है किसके बारे में? स्वर के बारे में जानकारी मिलती है। स्वर मतलब सारे गामा पाधा नी, है ना? तो 7 वोवल्स, इनकी साउंड की इंफॉर्मेशन भी हमको यहीं से मिलती है ना?
फिर आता है लास्ट वेद जिसको हम लोग कहते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद की जब बात करते हैं तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इसे कहते हैं हम लोग वेद ऑफ अनार्याज। क्या कहते हैं? वेद ऑफ अनार्यास, अनार्यों के द्वारा लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि इसको लिखा गया था कहां पर? साउथ इंडिया, जिसे कहा जाता है गोदावरी एंड कृष्णा रिवर रीजन। गोदावरी एंड कृष्णा रिवर रीजन। बात समझ में आई? फाइनली किससे जुड़ा हुआ था? मैजिकल स्पेल से जुड़ा हुआ था, ऐसा कहा जाता है, बट एक्चुअल में ये ऐसा नहीं था। ये एक्चुअल में जो जुड़ा हुआ था वो किससे जुड़ा हुआ था? मेडिसिनल इंफॉर्मेशन से था। किससे? मेडिसिनल इंफॉर्मेशन से था। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इसको किसके साथ जोड़ के रख दिया? आत्माओं के जादू टोने के साथ जोड़ दिया। आज के टाइम पर भी हम लोग बोलते हैं डॉक्टर ने यार बच्चा सही कर दिया हमारा, डॉक्टर तो भगवान है, यही बोलते हैं। क्या डॉक्टर भगवान है? उसने कोई जादू किया? नहीं किया। बट धीरे धीरे क्या हमारे लिए वो भगवान बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसकी मूर्ति लगाकर पूजना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर भी जो इलाज होता था लोग क्या करते थे? उसे ईश्वर को समर्पित करके बोलते थे, भगवान की मर्जी बोलते थे, इस तरीके से करते थे। आज के टाइम पर भी होता है, कई सारे ओझा लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ ऐसा मंत्र वंत्र मारते हैं, बुखार बुखार सही हो जाता है। आज भी आप देखो, आपकी जो पीलिया होता है, जॉइंटिस जिसे आप कहते हो, पीलिया, आज भी आदमी दवाई की जगह देसी जुगाड़ से सही करता है। इंडिया में तो आज भी देसी जुगाड़ से सही होता है पीलिया, है ना। आज भी जॉइंटिस जो होता है आप लोग देखोगे तो वो देसी जुगाड़ से सही किया जाता है, घरों में माताएं बहनें कर देती हैं, है ना। आप लोगों के हाथ वाथ ऐसे रखेंगी, ऐसे पता नहीं क्या करती हैं, पानी से ऐसे ऐसे साफ करेंगी, पूरा का पूरा शरीर से पीलिया निकलकर आपके पानी में आ जाएगा, पानी एकदम पीले रंग का दिखाई देने लगेगा। देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, झाड़ फूक वाले आएंगे, झाड़ फूक करके एकदम से सही कर देते हैं। क्यों कर देते? क्या कर देते हैं? कुछ लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल है, पर कुछ तो है, कुछ तो है ना। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पर वो मेडिकल साइंस उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट तो वो आयुर्वेद को भी नहीं कर रहा, हमारे आयुर्वेदिक इलाजों को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यूनानी को भी एक्सेप्ट नहीं करता, मॉडर्न साइंस हो। क्या कर सकते हैं? फाइनली अथर्ववेद इज द लास्ट वेद, ध्यान रखना सबसे आखिरी है, और यहां कंप्लीटली क्या बिल्कुल अपना अलग वेद है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहां पे संहिता। संहिता किसको कहेंगे? तो आपको पहले ही पता चल गया, वेदों को ही यहां पे संहिता के रूप में देखा जाता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर भी एक ग्रुप बना हुआ है। वो ग्रुप क्या बना हुआ है? वो ग्रुप बना हुआ है ऋग्वेद का, ठीक है, यजुर्वेद का और सामवेद का। इन तीन वेदों को हम लोग बोलते हैं त्रिवेद। क्या बोलते हैं? त्रिवेदा बोलते हैं। और जो अंतिम वेद बचा जिसे बोला हम लोगों ने अथर्ववेद, इसे हम लोगों ने क्या बोला? वेद ऑफ अनार्य बोला। क्या बोला बेटा? वेद ऑफ अनार्य बोला। क्लियर है? यहां पे मेनली क्या कंटेन करता है? प्रेयर्स, ठीक है, जो भी हिम्स हैं उनके बारे में, जो भी मंत्रास हैं ईश्वर को समर्पित, उनके बारे में बात करता है। क्लियर है? तो हिम्सी तो लिखा है, सिम्स कहां पे लिखा हुआ है? कहीं गलत लिखा है क्या हम लोगों ने? हिम्सी तो लिखा है, कहीं गलत लिखा हुआ था क्या? भाई मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैंने हिम्सी बोला है ना, जहां तक लिखा भी सही है, ऐसा तो कुछ है भी नहीं, यहां पे तो नहीं लिखा भाई, सही तो लिखा है हिम्स,
और मैंने भी जहां तक सही बोला है हिम्स। चलो बात समझ में आई। फाइनली अब यहां पे आते हैं ब्राह्मण। अब ये ब्राह्मण क्या है, इसके बाद उपनिषद क्या है, ये सब चीजें क्या है। देखो ब्राह्मण आज के टाइम पर लोग कहेंगे ब्राह्मण कोई व्यक्ति विशेष है, नहीं। एक्चुअल में ये थी पर्टिकुलर बुक्स। क्या थी? बुक्स, जो एक तरीके से गाइड का काम करती थी। किसके लिए गाइड थी? वेदास की, गाइड फॉर वेदास। वेदों को एक्सप्लेन कर रही थी, एक तरह से क्या थी, उनकी एक्सप्लेनेशन थी। क्या था? उनका एक्सप्लेनेशन था। उनको कहा गया ब्राह्मण। इसी नॉलेज को गेन करने वाले व्यक्ति को क्या दी गई? उपाधि दी गई, भाई ये ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण है। जो टीचर हिस्ट्री पढ़ाता वो हिस्ट्री का टीचर है, जो टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रहा है वो ज्योग्राफी का टीचर है, ठीक है। जो टीचर एफकेट को पढ़ा रहा है वो एफकेट का टीचर है, जो टीचर मैथ पढ़ा रहा है वो मैथ का टीचर है। अब गोपाल सर तुम्हारे क्या है? मैथ के ब्राह्मण है। गोपाल सर क्या? मैथ के ब्राह्मण है। तुम्हारे इंग्लिश वाले सर क्या नाम है? अंकित सर। अंकित सर इंग्लिश के ब्राह्मण है। क्या है? इंग्लिश के ब्राह्मण है। रीजनिंग में मोदी सर है। मोदी सर आपके रीजनिंग के ब्राह्मण है। लोकेश सर आपके जीके के ब्राह्मण है। और कौन बचा? संजय सर आपके साइंस के ब्राह्मण है। तो उसी तरीके से पर्टिकुलर जो नॉलेज होती थी उसको एक्सप्लेन करने वाला व्यक्ति, जब उसको वो नॉलेज मिल जाती थी तो उसको क्या कहा गया? ब्राह्मण कहा गया। उस बुक को अपने पास रखने वाला, उसकी नॉलेज को गेन करने वाला। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन थे? तैत्तिरीय एंड कौस्तिकी। आज भी कुछ लोगों के नाम के पीछे आपको ये टाइटल मिल जाएगा, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कौस्तिकी ब्राह्मण। कई लोग कहते हैं ना, वो यही इसीलिए कहते हैं। फिर सामवेद, तांड्य और जैमिनी। यजुर्वेद तैत्तिरीय एंड शतपथ। अथर्ववेद गौपथ। अथर्ववेद गौपथ, ठीक है। हाँ सही कह रहे हो, वो तो नाम से भी ब्राह्मण ही है। गोपाल शर्मा, संजय मिश्रा हैं, नाम से भी ब्राह्मण है। चलो फिर आता अरेंडक। अरेंडक आल्सो अ बुक ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्या है? ये एक एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट है। जैसे एनसीईआरटी की बुक को समझने के लिए क्या होता है? एनसीईआरटी की बुक को समझने के लिए क्या होता है? हाँ भाई, एक गाइड बुक आती है, आर डी शर्मा जैसी कोई बुक बन जाती है, वैसी ये सारी बुक्स हैं। तो अरेंडक ऐसी बुक्स थी जिनको फॉरेस्ट में लिखा गया, जंगलों में लिखा गया, ठीक है। क्या? जंगलों में लिखा गया, फॉरेस्ट में। अब अरेंड शब्द का मतलब ही यही होता है। जब भी आपसे कोई पूछे अरण्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरण्य, तो अरण्य का मतलब ही क्या होता है? फॉरेस्ट। और अरण्यक का मतलब जंगलों से जुड़ा हुआ। तो अरण्यक का मतलब ही क्या है? जंगलों में लिखा हुआ। यहां पर क्या किया गया? जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको इंटरप्रेट किया गया। वहां पर जो भी सेक्रीफाइसेस थे, रिचुअल्स थे, उनको क्या किया गया? यहां पर लाया गया, बताया गया, समझाया गया है। साथ ही साथ जो फिलॉसफी थी उसको यहां पर क्या किया गया? और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। क्या किया गया? और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे आप कहोगे सर ये सेक्रीफाइस का मतलब क्या? किसी की बलि देना है, गर्दन काटना है? नहीं, ये बलि देना गर्दन काटना नहीं है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है यहां पर त्याग करना। क्या करना? त्याग करना। अब आप कहोगे सर ये त्याग का यहां पर क्या मतलब है? हमने तो बलि का मतलब वो बकरे की गर्दन काटना समझा। नहीं, हमारे कस्टम्स के अकॉर्डिंग त्याग का मतलब, हमारे रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, हमारे धर्म के अकॉर्डिंग त्याग का मतलब ये होता है कि आप अपनी इच्छा से क्या करो? अपनी कोई प्रिय चीज का दान कर दो।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आऊं और तुमसे बोलूं कि भाई ठीक है, पेड वाला जो पढ़ा दिया, अब यूट्यूब पर भी फ्री में पढ़ाएंगे, ताकि उन बच्चों की ये भी हेल्प हो सके जो बेचारे हमारा कोर्स नहीं खरीद सकते। तो वो क्या है, हमारा त्याग है, हमारा समर्पण है। ठीक है, हमारा त्याग है, हमारा समर्पण है आपके लिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर सेक्रीफाइस से मतलब क्या है, त्याग से है। बलि का मतलब समझ में आई बात, क्या कहना चाह रहा है बलि? चलो, अब यहां पर जो फिलॉसफी है काफी सीक्रेटिव है, क्योंकि जंगलों में तैयार हुई है। फिर आता है उपनिषद। उपनिषदों के बारे में अगर बात करें तो उपनिषदों का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज तो टोटल उपनिषद कितने, 108 उपनिषद है। क्या है टोटल? 108 उपनिषद है, 108। मोह माया से का त्याग नहीं, मोह माया का त्याग बिल्कुल भी नहीं है। मोह माया का त्याग मत समझना, इट्स नॉट अ मोह माया का त्याग। ये गलत समझते हैं जो लोग मोह माया का त्याग है। अगर मोह माया का त्याग है तो तुम क्या कर रहे हो, है ना? मोह माया का त्याग मीन्स कभी भी ये नहीं होता, समझे भाई? सीधी सी बात है, हम जो कर रहे हैं वो सब मोह माया के लिए कर रहे हैं। आप अगर ज्यादा भी कमाओगे ना तो भी सोचोगे यार टैक्स बचा लूं, जबकि वो ईमानदारी से सरकार के पास जाना चाहिए, पर तुम उस टैक्स को भी क्या कर दो, चोरी करने की कोशिश कर दो, बचाने की कोशिश कर दो। तो मोह माया तो नहीं है। और मोह माया होता भी तो भी पुराने टाइम पर आप नोटिस करो, पुराने टाइम पर तो लगातार क्या होते थे, रहते युद्ध होते थे, ये सारी चीजें होती थी। तो यहां पर ये होता था, आप अपनी इच्छा से क्या कर दो, त्याग कर दो, वॉलेंटियर होता था, है ना, वॉलेंटियर लेवल पर। फाइनली सबसे पहले ओल्डेस्ट जो आपका उपनिषद है वो कौन सा है? भद्रायण उपनिषद। और यहीं से हमको क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि टोटल उपनिषद कितने, 108 है। क्लियर? ये भी किसके बारे में जहां इंफॉर्मेशन देते हैं, फिलोसफिकल आइडियाज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, सेक्रीफाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड की जानकारी देंगे, ठीक, इन सब की जानकारी देंगे। सबसे मजेदार बात क्या है, आपकी दर्शन, ये जो दार्शनिक चिंतन है, भारतीय दार्शनिक चिंतन, इंडियन फिलॉसफी, जो इंडियन फिलॉसफी है एक्चुअल में कम्स फ्रॉम उपनिषद। और उपनिषदों को क्या कहा जाता है, फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। आज के टाइम पर हम लोग इतने नॉलेजेबल नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली वेदों को समझ सकें। तो वेदों तक जाने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, उपनिषदों को समझना पड़ता है। उपनिषद समझ में आ गए तो वेद धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट स्टेज बोला जाता है। और इसे वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंत भी बोला जाता है ना। यहीं पर हमको किसके बारे में बताया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा एंड परमात्मा बताया गया। उपनिषदों का एक्चुअल मीनिंग होता है द नॉलेज टेकन फ्रॉम टीचर, गुरु के समीप बैठ के अर्जित किया गया ज्ञान। लिख लेना, गुरु के समीप बैठ के अर्जित किया गया ज्ञान। हम लोग बात करते हैं सत्यमेव जयते, जो हमारा नेशनल एम्बलम में लिखा हुआ हमारा मोटो ध्येय है हमारा, है ना, सत्यमेव जयते। वो कहां से आया, मुंडकोपनिषद से ही आया है। कहां से आया, मुंडकोपनिषद से आया है। क्लियर है? आज के टाइम पर अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया है। फिर आते हैं हमारे वेदांगास। अब 6 वेदांगास हैं। क्या है, 6 वेदांगास हैं। वेदों तक समझने के लिए, उपनिषदों तक समझने के लिए आपको इनको भी जानना जरूरी है। ये इनको भी जानना क्या है, जरूरी है ना। क्या कौन कौन सी बुक्स हैं? सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा किसके बारे में बताता है, प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताता है, ध्वनित्व के बारे में, किसी चीज का उच्चारण कैसा होगा, कैसा बोला जाएगा, उसके बारे में बताता है। फिर आता है कल्प, जिसे हम लोग बोलते हैं रिचुअल्स, अनुष्ठान कैसे होंगे, कोई भी वैदिक अनुष्ठान है उसको करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में बताएगा। फिर आता है व्याकरण, ग्रामर, है ना, कोई भी जो मंत्र है उसको सही तरीका क्या है, कब बोला जाना चाहिए, कैसे नहीं बोला जाना चाहिए, किस तरीके से शब्दों का और मंत्र का उच्चारण होगा, उसके बारे में बताता है।
ठीक है, उसकी व्याकरण, उसके ग्रामर के बारे में बताएगा। फिर आएगा निरुक्त। निरुक्त बताता है किसके बारे में, उसकी एटमोलॉजी के बारे में। किसके बारे में, एटमोलॉजी के बारे में, कि जो शब्द, जो मूल शब्द है उसका फॉर्मेशन कहां से आई है, उसकी नॉलेज कहां से गेन हुई, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, कोई भी जो वर्ड है उसका अस्तित्व कैसे आया है ना, इसके बारे में बताएगा। फिर आता है छंद। छंद के बारे में अगर बात करें तो ये किसके बारे में बताता है, जो पोएटिक लाइन्स हैं उनके बारे में बताता है ना, पोएटिक लाइन है उसके बारे में बताएगा। जैसे जब आप लोग पढ़ते हो हनुमान चालीसा, तो उसमें जो शुरुआती लाइन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधार, तो वो जो बोलने का तरीका है ना, वो जो छंद की जो लाइन है, हर लाइन को कितनी लय पर लेकर जाना है, कैसे बोलना है, ये चीज है ना, वो चीज क्या है, छंद बताता है आपको, है ना। फिर उसके बाद आता है क्या, ज्योतिष। ज्योतिष के बारे में बात करेंगे तो क्या बता रहा है आपको, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बता रहा है कि किस समय पर क्या करना है, कौन सा मंत्र का उच्चारण करना है, कौन सा यज्ञ करना है, ये सब चीजें कहां से आ रही हैं, यहां से आती हैं। क्लियर है, तो यहां तक आती है लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन और यहां पे आती है आपकी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन। तो वेदों से ही कहीं ना कहीं आगे चलते चलते क्या हो रही है, चीजों की शुरुआत हो रही है, उनके एक्सप्लेनेशन की वजह से। इनिशियल जो भी हमारे आर्यंस आए थे, अब थोड़ा सा हम लोग और बैकग्राउंड में आ जाते हैं। आर्यंस का जो आगमन था अर्ली वैदिक पीरियड में, जो आर्य आए थे वो सप्त सिंधव रीजन में आए थे। कौन से रीजन में, सप्त सिंधव रीजन में, इस रीजन में आए थे। अब ये जो सप्त सिंधव रीजन है, इनिशियली देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है ये लोग आए थे कहां से, सेंट्रल एशिया से। कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, कम्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और ये विचार दिया था किसने, एक बंदा था जिसका नाम था मैक्स मूलर। क्या नाम था, मैक्स मूलर नाम था। क्या नाम था, मैक्स मूलर नाम था। इंडस रिवर यहां पे आती है, सरस्वती नदी और इनके साथ की जो नदियां थी, इन्हीं नदियों में अगर हम लोग देखें तो हमको ये सारी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। इन्हीं नदियों के आसपास ये सब के सब लोग रह रहे थे। कौन कौन सी नदियां, सिंधु, वितस्ता जिसको कहा जाता है आज के टाइम पर झेलम, फिर आता है कौन सा, अश्किनी जिसको कहा जाता है चिनाब। अब आपको दोनों नाम याद रखने, संस्कृत नेम भी है, ओल्ड नेम और न्यू नेम, संस्कृत नेम या न्यू नेम। परश्वणी, रावी, विपासा, व्यास, शतुद्री, सतलज और सरस्वती। सरस्वती के बारे में जब भी बात होगी तो सरस्वती को हम लोग कहेंगे क्या, नदित्तमा। क्या कहेंगे, नदित्तमा, द मदर ऑफ रिवर्स, है ना, मदर ऑफ रिवर्स, नदियों की माता, है ना, मदर ऑफ रिवर्स, नदियों की माता के रूप में। क्लियर है, बात समझ में आई, यहां पर कोई डाउट किसी को किसी भी तरीके का, ठीक है। मैप में आपको चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। क्लियर, आगे चलकर इन्हीं सरस्वती को हम लोगों ने किसके रूप में देखा, द गॉडेस ऑफ नॉलेज के रूप में देखा। आगे चलकर हम लोगों ने इनको क्या कहा, गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा, है ना, गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा। अब यहां पे अगर इस सोशल स्ट्रक्चर को लेकर अच्छे से बात की जाए, ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया था, मैंने पीछे ही बताया था, इससे पहले भी जब क्लास की शुरुआत की तब भी बताया था कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कैसी थी, एक रूलर सिविलाइजेशन थी। कैसी थी, रूलर सिविलाइजेशन थी। और ये अपने साथ क्या लेकर आए थे, लोहा और घोड़े की जानकारी लेकर आए थे। किसके बारे में, घोड़े और लोहे की जानकारी लेकर आए थे। और ऐसा कहा था इसी वजह से इन्होंने जो इंडस वैली के लोग थे उनको रिप्लेस कर दिया। पर आपको भी पता चल रहा है कि यार ऐसा कुछ रिप्लेस करने की इंफॉर्मेशन हमको नजर नहीं आती। आज के टाइम पर जो इतिहास हमारे सामने आ रहा है वो काफी हद तक क्या कर रहा है, पुरानी इंफॉर्मेशन को हटाने की कोशिश कर रहा है। फाइनली यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आर्यन को लेकर। आर्य जो थे वो जन में बटे होते थे। जन का मतलब होता था ट्राइब। क्या मतलब होता था, ट्राइब। ट्राइब मतलब यहां पे किससे,
जनजाति से, आदिवासियों से, है ना, जनजाति के रूप में बसे हुए थे, है ना, ट्राइब्स के रूप में बसे हुए थे। अब शुरुआती समय में जो ट्राइब्स के रूप में बसे हुए हैं ये आगे जाकर क्या होंगे, धीरे धीरे कई और पार्ट में डिवाइड होंगे और धीरे धीरे ये लोग किस में कन्वर्ट होते हैं, जनपद में कन्वर्ट होते हैं। कब, लेटर वैदिक पीरियड में। किसमें, जनपद में कन्वर्ट होते हैं। और इन्हीं को आगे चलकर क्या कहा गया, राष्ट्र के रूप में भी देखा गया। किसके रूप में देखा गया, राष्ट्र के रूप में देखा गया। तो ट्राइब से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जनपद में कन्वर्ट हो रहे हैं और यही जनपद आगे जाते जाते क्या बन गए, महाजनपद बन गए। यही जनपद क्या बने, महाजनपद बने। क्या बने, महाजनपद बने। जो जन होता था इसका एक हेड होता था जिसको कहा जाता था राजन। अब ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे द जन लीड बाई या हेड वाज राजन। और ये पोस्ट कैसी थी, हेरिटी बेसिस पे थी, नो इट्स नॉट अ हेरिटी बेसिस, हेरिटी के बेस पे नहीं थी। इसका मेन काम क्या होता था, मेन काम होता था जन की और कैटल्स की प्रोटेक्शन करना, टू प्रोटेक्ट द पीपल्स एंड एनिमल्स। इसका क्या होता था, काम होता था। आगे जाकर यही राजन क्या हो जाता है, चीफ हो जाता है, हेड हो जाता है, क्या, पूरे के पूरे जनपद का। आगे जाकर यहीं पर एक वर्ड यूज होने लगा, एक राट। क्या वर्ड यूज होने लगा, एक राट होने लगा। फिर आता है यहां पर, जब भी हम लोग यहां पर बात करते हैं इसके बारे में, जब भी हम लोग यहां पर इसके बारे में बात करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ राजा, अच्छा मैंने ऊपर बताया था, सॉरी यार वही चीज यहां पर रिपीट हो रही है। तो यहां पर इसका जो सिलेक्शन होता था वो किसके बेस पर होता था, हेरिडिटी बेस पे, नो भाई, जो ट्राइब होती थी उसके जो मेंबर होते थे वो डिसाइड करते थे कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो हमारे लिए बेटर हो सकता है। एक तरह से देखा जाए तो काफी हद तक कैसा था, रिपब्लिक स्ट्रक्चर था। कैसे था, रिपब्लिक स्ट्रक्चर था। कैसा स्ट्रक्चर था, एक तरह से रिपब्लिक स्ट्रक्चर था। फाइनली आगे जाकर यही पोस्ट क्या हो जाती है, हेरिडिटी बेसिस पे हो जाती है। राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, और इस तरीके से ये चीज चलती रहती है। एंड यहीं से शुरुआत हुई किसकी, वाजपेयी यज्ञ की, और ये सॉरी एज वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ की, जो राजा अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए करते थे, अपने इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए करते थे। राजा जब गद्दी पर बैठता था तो राजसूय यज्ञ होता था, जब वो अपने किंगडम को टेक ओवर करता था। और वाजपेयी यज्ञ उसकी समृद्धि को दिखाने की, देखो मैं कितना महान राजा हूं। आगे चलकर यही राजा क्या करने लगे, अश्वमेध यज्ञ भी करने लगे। क्या करने लगे, अश्वमेध यज्ञ करने लगे। एडमिनिस्ट्रेशन, तो राजा की हेल्प के लिए दो ग्रुप होते थे, एक सभा और एक समिति। दे आर कॉल्ड एज अ डॉटर्स ऑफ राजन। डॉटर्स ऑफ राजन, राजा की दो पुत्रियों की तरह से इसको देखा गया। क्या, राजा की दो पुत्रियों की तरह से देखा गया। आगे जाते जाते ये केवल और केवल समिति इंपॉर्टेंट रह गई और सभा बिचारी खत्म हो गई। अब ये एक्चुअल में था क्या, ये सभा और समिति जैसे आज के टाइम पर हम लोग बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा, बिल्कुल वैसे थे। कैसे थे, जैसे आज के टाइम पर हम लोग बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा, बिल्कुल वैसे ही क्या थे, ये भी थे। बात समझ में आई यहां पे, हाँ है ना। बात समझ में आई यहां पे। अश्वमेध वाजपेयी नहीं बेटा, अलग अलग है, अलग अलग है। अश्वमेध में घोड़ा छोड़ा जाता था, वो घोड़ा जहां जहां जाएगा वो बॉर्डर मेरा। वाजपेयी यज्ञ राजा की समृद्धि को दिखाता था। ठीक है, बात समझ में आई यहां पे। तो इनको राजा की डॉटर्स की तरह से क्या किया गया, ट्रीट किया गया। किसकी तरह से ट्रीट किया गया, राजा की डॉटर्स की तरह से ट्रीट किया गया।
फाइनली फिर आता है टैक्सेस को लेकर। किसको लेकर? करों को लेकर बात करते हैं, टैक्सेस को लेकर बात करते हैं। तो टैक्सेस यहां पे अगेन वर्ड यूज होगा बलि। बलि मींस यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? सैक्रिफाइस के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? सैक्रिफाइसेस के बारे में बात हो रही है। वो सैक्रिफाइस जो आप वॉलेंट्री कर रहे हो, आपको पता है कि भाई आप कितना कमा रहे हो, उसमें से कितना आपको दान देना है। यहां पर बलि सिस्टम भाग या शुल्क के रूप में आ गया, और यहां पे जाकर ये हो गया कितना? 1/6। कितना हो गया? 1/6। कितना हो गया? 1/6 एज अ टैक्स यहां पे क्या हो गया? लगना शुरू हो गया। कितना? 1/6। सोचो 1/6। आज के टाइम पर हम लोग जीएसटी से घबराते हैं, अरे जीएसटी ले लिया, अरे टीडीएस लगा दिया, अरे ये कर दिया, वो कर दिया। सोचो उस टाइम पर 1/6 फिक्स था। बात करते हैं सेना की। जो भी राजा था उसकी हेल्प के लिए प्रॉपर एक सेना बनाई जाती थी, और जिसे लीड करने का काम एक्चुअल में किसका होता था? बाय द सेनानी। बाय द सेनानी। सेनानी क्या करता था? यहां पर राजा की हेल्प करता था। किसको? इसको चलाने में। और यहां पर लोग खुद भी क्या करते थे? वॉलेंट्री यहां पर आते थे, वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। बट आगे जाते जाते ये चीज चेंज हो गई, और यहां पर प्रॉपर एक आर्मी रूल आना शुरू हो गया। लोगों ने परमानेंट आर्मी बनानी शुरू कर दी, स्टैंडर्ड आर्मी प्रॉपर, है ना। फैमिली सिस्टम, अगर फैमिली सिस्टम को देखा जाए तो फैमिली जो होती थी, अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहली जो छोटी यूनिट होती थी वो होता था कुल। कुल के बाद आता था क्या? ग्राम। ग्राम के बाद आता था विश। विश के बाद आता था जन। क्या आता था? जन आता था। तो ये प्रॉपर एक सीक्वेंस था। कुल, कुल से ग्राम, ग्राम से विश, और विश से जन। ठीक है, तो ध्यान रखना ग्रुप यहां पे जो है वो क्या है? विश है। ठीक है, फिर आता था जन, और जन क्या होती थी? लार्जेस्ट सोशल यूनिट थी। वही सेम पीछे वाला, बिल्कुल। सेनानी मतलब सेनापति बोला जाता है बेटा। आज के टाइम पर सेनापति हम बोलते हैं, पर पहले सेनानी होता था। ठीक, फाइनली यहां पर अगर देखा जाएगा तो यहां पर जो सोसाइटी बेस थी, ट्राइबल बेस था, यहां पे लोग ग्रुप में रहते थे। धीरे धीरे लोग क्या होते चले गए? न्यूक्लियर में होते चले गए। यहां पे परिवार का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। किसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया? परिवार का इंपॉर्टेंस, मतलब फंडामेंटल यूनिट का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। फैमिली का, किसका? फैमिली का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। बात समझ में आई? अब यहीं पर जो सोसाइटी थी उसमें आता था वर्ण सिस्टम। अब ये जो वर्ण सिस्टम है, यहां पर किसी भी तरह का वर्ण सिस्टम हमको देखने को नहीं मिलता। देयर इज अ नो वर्ण सिस्टम। पर आगे जाते जाते वर्ण सिस्टम हमको मिलता है, पर वो किसके आधार पर मिलता है? कर्म के आधार पर मिलता है। किसके आधार पर मिलता है? कर्म के आधार पर। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वो वैसे वर्ण में माना जाएगा। मतलब सेम फैमिली से भी लोग क्या होते थे? अलग अलग वर्ण में होते थे। इन सेम फैमिली। अब कई लोग कहते हैं सर पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था दे रखी है। किसमें दे रखी है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद में क्या दिया गया? वर्ण व्यवस्था दी गई है। क्या दी गई? वर्ण व्यवस्था दी गई है। पर क्या सच में वर्ण व्यवस्था वैसी थी? नहीं। यहां पर कई बार बताया जाता है कि भगवान विष्णु से डिफाइन किया गया है कि भगवान विष्णु के सर से निकले थे ब्राह्मण, छाती से निकले थे क्षत्रिय, कमर से निकले थे वैश्य, और पैरों से निकले थे शूद्र। है ना? यही बोला जाता है, यही बोला जाता है ना कि पैरों से निकले थे इसलिए। जबकि कितनी मूर्खता वाली बात है कि आज के टाइम पर भी जब भगवान की तस्वीर देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो चरण ही स्पर्श करते हो। अगर पैरों का महत्व इतना गलत होता तो चरण स्पर्श क्यों करते भाई?
चरण स्पर्श क्यों करते? इलॉजिकल तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया गया। एक्चुअल में पुरुष सूक्त में जिस समय भगवान विष्णु को डिफाइन किया गया है उस समय पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। और जब कोई व्यक्ति लेटा होता है इस तरीके से, तो उसकी बॉडी के सभी पार्ट बराबर दिखते हैं, पैरेलल नजर आते हैं। कोई भी चीज ऊपर या नीचे नहीं है, पैरेलल ही नजर आती है। क्लियर है? बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर? अब तुम में से जितने भी लोग हैं जो अब एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाएंगे, तुम में से जितने लोग हैं जो सबके सब एयरफोर्स में सेलेक्ट होंगे, वो सबके सब क्षत्रिय हो जाएंगे। वो सबके सब क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय कहलाएंगे। तुम्हारा टाइटल कुछ भी हो, तुम किसी भी परिवार में पैदा हुए हो, पर तुम जो कर्म कर रहे हो वही कर्म तुम्हारी पहचान है। वही कर्म तुम्हारी पहचान है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मैं आज के टाइम पर टीचर हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं क्या हूं? अब अकॉर्डिंग टू कर्मा मैं क्या हूं? अब तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ब्राह्मण, पर मैं ब्राह्मण नहीं हूं। आई एम नॉट अ ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। आप कहोगे सर ब्राह्मण क्यों नहीं हो? आप तो पढ़ा रहे हो, टीचर हो, टीचर का काम होता है पढ़ाना। बिल्कुल होता है, पर ब्राह्मण सिर्फ वही कहलाएगा जो दान के माध्यम से चले, जो दान पर आधारित हो। क्या मैं दान पर आधारित हूं? क्या मैं दान पर आधारित हूं? नहीं। मैं पहले तुमसे पैसा लेता हूं और फिर सर्विस दे रहा हूं। जो भी व्यक्ति तुमसे पहले पैसे ले और फिर सर्विस दे, वो व्यक्ति शूद्र कहलाता है। एंड आई एम ऑल्सो अ शूद्रा। मैं भी अपने कर्म के हिसाब से क्या हो गया? यहां पर शूद्र कहलाया। मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ वो मैटर नहीं करता, किन संस्कारों में मेरा जन्म हुआ वो मैटर नहीं करता, मेरा कर्म यहां पे मैटर करता है। मैंने क्या किया? सबसे पहले तुमसे पैसा लिया है, उसके बाद आपको शिक्षा दी है। ठीक है, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जो भी व्यक्ति आपसे पैसा लेकर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो व्यक्ति शूद्र कहलाएगा। बात समझ में आई? जो भी व्यक्ति आपके टैक्स से अपनी सैलरी लेता है और आपकी रक्षा करता है वो व्यक्ति क्षत्रिय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। जो भी व्यक्ति आपको किसी सामान का उत्पादन करके दे रहा है और आपसे पैसा ले रहा है वो व्यक्ति वैश्य कहलाएगा। और जो भी व्यक्ति दान के माध्यम से अपना जीवन यापन करता है और आपको शिक्षा देता है वो व्यक्ति एक्चुअल में ब्राह्मण कहलाता है। हां, पढ़ाने के बाद लेता, पर कैसे? पढ़ाने के बाद लेता पर कैसे? यह बोलकर प्रतीक अवस्थी जी, आपकी जो इच्छा हो आप अपनी इच्छा से मुझे दान दे सकते हैं। मैं आपसे कहता नहीं कि मेरी फीस 500 रुपए है, पढ़ाने के बाद 1000 रुपए लूंगा, 2000 रुपए लूंगा, 3000 रुपए लूंगा। नहीं, आपकी जो इच्छा हो वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। समझे? अब अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पर ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला जाता है। क्यों आज के टाइम पर ब्राह्मण क्यों बोलते हैं कि भाई आपको इतना दान देना पड़ेगा? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि उनके पीछे भी परिवार है। पहले समय अलग था, पहले लोग ईमानदार थे, पहले अपनी इच्छा से लोग दान दिया करते थे। आज के टाइम पर आदमी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख की शादी तो कर लेगा, पर अगर पंडित बोल दे भाई साहब 10,000 की दक्षिणा, तो बोलेगा अरे पंडित जी 10,000 में थोड़ी शादी होती है, पैसा थोड़ा कम करो यार। अनफॉर्चुनेट है। कैटरिंग वाले को, टेंट वाले को, ठीक है, 1 लाख का 10 लाख का लहंगा खरीद लेंगे, ठीक है,
डेस्टिनेशन वेडिंग करवाएंगे, पर पंडित को देने का नंबर आएगा तो बोलेंगे अरे भाई साहब पंडित जी बहुत ज्यादा पैसा, इतना नहीं मांगते, थोड़ा पैसा कम करो यार, बीच का रास्ता देखो। ये लिटरली बहुत ही ज्यादा गंदी स्थिति है हमारे समाज की। फाइनली सोसाइटी ऑफ वैदिक पीरियड, है ना, वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे तो यहां पे 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इन 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस में अगर हम लोग देखें तो मनुस्मृति में भी हमको इन मैरिजेस के बारे में पता चलता है। पहली जो 4 मैरिजेस हैं उनको सबसे ज्यादा वैलिड माना जाता है, इनको वेद मैरिज बोला जाता है या फिर आर्य मैरिज बोला जाता है, जबकि जो आखिरी की मैरिजेस हैं इन्हों अनार्य मैरिजेस या फिर असुर मैरिजेस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि असुर मैरिज, गंधर्व मैरिज, राक्षस मैरिज, पैशाच मैरिज, ये सब कैसी मैरिजेस हैं? गंधर्व मैरिज, जहां पे कोई लड़का किसी महिला को अपने साथ लेकर चला जाए, भगा के ले जाए, ऐसी मैरिज क्या है? गंधर्व मैरिज। ठीक है। असुर मैरिज, जबरदस्ती अगवा किया जाता है, जबरदस्ती विवाह करा जाए। सेम राक्षस मैरिज में भी इसी तरीके से, ठीक है, किसी महिला के द्वारा रेप के माध्यम से अगर जबरदस्ती उसको अपने साथ रखा जाए। पिशाच मैरिज, ऐसी मैरिज जहां पे किसी मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को, अपाहिज व्यक्ति को जबरदस्ती जिसके साथ शादी कर ली जाए, ऐसे व्यक्ति को यहां पे एड्रेस किया जाएगा। जबकि ये जो मैरिजेस हैं ये ब्राह्मण मैरिज, देव मैरिज, ठीक है, अर्श मैरिज, प्रजापत्य मैरिज, जहां पे लोग एग्री हो, परिवार एग्री हो, ठीक है, पूरे विधि विधान से शादी करवाई जाती है, उनको कहा जाता है। समाज अगर देखा जाए तो आश्रम व्यवस्था में बटा हुआ था। किसमें? आश्रम व्यवस्था में। सबसे पहले आती थी ब्रह्मचर्य, 0 से लेकर 25 साल तक की उम्र। फिर आता था 26 से लेकर 50 साल की उम्र तक। फिर आता था 50 से लेकर 75 साल की उम्र। एंड फिर आता था संन्यास, 75 से लेकर 100 ईयर्स की एज तक। ये आपको पता चल ही चुका है। यहां पे एक अनटचेबल भी ग्रुप होता था जिसको कहा जाता था मलेच्छ। वो लोग होते थे जो मांस का काम किया करते थे, है ना। स्वयंवर इस कैटेगरी में आता था, अर्सा कैटेगरी में, या फिर प्रजापत्य, इन दोनों में ही स्वयंवर वाली कंडीशन आती थी। पिता बोलता था कि कन्या तुम्हारे पास ये मौका है, तुम अपने हिसाब से जो भी पसंदीदा व्यक्ति हो सकता है उसको चुन सकती हो। फिर आता है वुमेन्स की कंडीशन। ये बहुत कई बार पूछा था, वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी? वुमेन्स बहुत अच्छी स्थिति में थी। कैसे बहुत अच्छी स्थिति में थी? इस तरीके से थी कि भले ही सोसाइटी हमारी पैट्रियार्कल थी, पर वुमेन्स अपने पास इक्वल राइट्स रखती थी। वुमेन्स के पास क्या थे? इक्वल राइट्स थे। क्या थे? इक्वल राइट्स थे। क्लियर? वुमेन्स की कंडीशन इतनी ज्यादा बेहतर थी कि वो एजुकेशन गेन कर सकती थी। ठीक है, डिफरेंट जो राजाओं की असेंबलीज होती थी, जो हम पीछे देख रहे थे, सभा और समिति, उसका हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, इवन ऋग्वेद में एक स्टोरी है एक महिला की जिसका नाम है विषपाला। क्या नाम है? विषपाला। क्या नाम है? विषपाला। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ऋग्वेद में, सुनना क्या है इसके बारे में बताया जाता है। विषपाला एक क्या थी? सेनानी। सेनानी मतलब सेनापति थी। एक युद्ध का वो हिस्सा बनती है। जिस युद्ध का हिस्सा बनती है उस युद्ध को कहा जाता था ग्रविष्टि, गायों के लिए किया गया युद्ध। उस युद्ध का हिस्सा बनती है और उस युद्ध में वो घायल हो जाती है और उसका पैर कट जाता है। जब उसका पैर कट जाता है, अब सबसे बड़ी बात कि एक महिला और क्या है? सेनापति है। ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज, युद्ध में हिस्सा ले रही है, फाइट कर रही है और युद्ध में लड़ते लड़ते उसका पैर कट जाता है। ये दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पार्टिसिपेशन है प्रॉपर, पुरुषों के बराबर, सेनापति के रूप में। सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात कि उससे राजन मिलने के लिए आता है और राजन बोलता है अश्वनी कुमार आएंगे और तुम्हारे पैरों को
सही करके जाएंगे। अश्वनी कुमार आते हैं तो उसके प्रोस्थेटिक जो लेग होता है ना, एक नकली पैर, वो लगाया जाता है उसके। ये स्टोरी है उसमें पूरी दी हुई। सोचो उस टाइम पर वैदिक एरा में ये सब हो रहा है। हम आज के टाइम पर किसी अपाहिज व्यक्ति को एक नकली हाथ सही से नहीं लगा सकते, एक नकली पैर सही से नहीं लगा सकते। उस टाइम पर विषपाला को नकली पैर लगाया जा रहा है और उसके बाद वो फिर से एक युद्ध का हिस्सा बन रही है, अपनी सेना को लीड कर रही है। ये एक सबसे बड़ी बात है उस स्टोरी की, सबसे मजेदार चीज। अगर तुम लोग, जब तुम्हें टाइम हो, एग्जाम के बाद फ्री हो जाओ, तो दूरदर्शन की एक सीरीज है, उसे पता नहीं सुजाता या सुजात समथिंग नाम से, जिसमें ऋग्वैदिक स्टोरीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। ऋग्वेद में जो स्टोरीज दी गई उनको दिखाया गया एक के बाद एक सीक्वेंस में। तुम देखो उसे, हैरान रह जाओगे। वहां पर ये वाली स्टोरी भी दी गई है वैसे। फाइनली वुमेन सभा और समिति दोनों का हिस्सा बन सकती थी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, इस समय पर कई सारी इंपॉर्टेंट फीमेल्स के बारे में पता चलता है, जैसे लोपमुद्रा, विश्वरा, सिक्ता, घोषा, ठीक है, अपाला। अब सोचो ऋग्वेद में इन सब महिलाओं के बारे में जानकारी मिल रही है, ब्रह्मवादिनी जिनको कहा जा रहा है, जो कि ब्रह्म का ज्ञान रखती हूं, ऐसी महिलाएं। कोई नॉर्मल महिलाएं नहीं है, हाईली एजुकेटेड फीमेल्स, हाईली एजुकेटेड फीमेल्स। तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इतनी एजुकेटेड महिलाएं वहां पर थी, इतनी एजुकेटेड महिलाएं वहां पर थी। सोचो हम लोग आज के टाइम पर डिग्रेड कंडीशन में जा रहे हैं। हम लोग सोचो उस टाइम पर नॉलेज गेन करना इंपावरमेंट था। आज के टाइम पर इंपावरमेंट क्या है? आई एम अ इंडिपेंडेंट गर्ल, मैं अपनी मर्जी से जो चाहे वो पहनूंगी, मैं अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जाऊंगी। इट्स अ फ्री वर्ल्ड एंड आई एम अ इंडिपेंडेंट गर्ल, ये हम लोग बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों को कुछ भी पहनने की आजादी नहीं है, बिल्कुल आजादी है। ऐसा नहीं है लड़कियों को कहीं जाने की आजादी नहीं है, बिल्कुल आजादी है। पर मुझे एक बात बताओ, लड़के यहां पर जितने हैं वो बताओ, अगर तुम्हें पता चले इस गली में अगर मैं जाऊंगा तो इस गली में मेरी जान को खतरा है, तो क्या मैं उस गली में जाऊंगा? अरे मैं खुद लड़का हूं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम क्यों जाओगे? तुम क्यों जाओगे? बात समझ में आई? तुम क्यों जाओगे? बहुत सीधी सिंपल सी बात है, बहुत सीधी सिंपल सी बात है। समझ में आई बात? बात समझ में आई? बहुत सीधी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। एक वो आता है, वाई द बॉयज हैव ऑल द फंस, वाई द बॉयज हैव ऑल द फंस। जो लड़के ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, अगर वो कूल लग रहा है तो लड़कियां बोलती हैं जब लड़के कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूं। बहन तू भी पी कर देख, बहुत अच्छा लगता है, धुएं के छल्ले बनाएंगे। क्यों भाई? लड़के गोबर खाएंगे तो क्या लड़कियां भी खाएंगी? नहीं ना। क्यों इस तरीके से तुमको ट्रीट करना है? ये बोलो ना, अगर लड़के साइंटिस्ट बन सकते तो हम भी बनेंगे, लड़के इंजीनियर बनेंगे तो हम भी बनेंगे, लड़के अगर फ्रीडम फाइटर की तरह से लड़ सकते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं। कल अगर सीमाओं पे पुरुष जा सकते हैं तो महिलाएं भी सीमाओं पर जा सकती हैं। बहुत सीधी सिंपल सी बात है। बराबरी यहां पर की जाती है, गलत चीजों में बराबरी नहीं करनी चाहिए। लड़के गुंडे बनेंगे तो लड़कियां भी बनेंगी क्या? सिंपल सी बात है यार। लड़के क्रिमिनल बनेंगे, क्या लड़कियों को भी क्रिमिनल बनना चाहिए? व्हाई द बॉयज हैव ऑल द फंस। लड़के हाई स्पीड में बाइक चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, खोपड़ी फट गई, लड़कियों को भी यही करना चाहिए? नहीं करना चाहिए भाई। अनफॉर्चुनेटली इस चीज को हम लोगों ने इस तरीके से रख लिया, सर लड़कियों को हेलमेट पहनने की छूट है, ना पहनने की छूट है, सॉरी, कि लड़कियां हेलमेट नहीं पहनेंगी तो चलेगा। कितना गलत है यार,
कितना गलत है। लड़कियों ने एक्सक्यूज बना लिया, हमारे बाल खराब हो जाएंगे इसलिए हमको हेलमेट पहनने की छूट है। लड़कियां धीरे स्कूटी चलाती हैं इसलिए उनको हेलमेट पहनने की छूट है। अरे तुम धीरे चलाती हो, पीछे से कोई टक्कर मारेगा उसे थोड़ी छूट है। चलो, गर्ल्स आर फ्री टू चूज देयर लाइफ पार्टनर। लड़कियों के पास ये आजादी थी कि वो जब चाहे तब अपने पति को पसंद कर सकती थी, जिसको चाहे उसके साथ विवाह कर सकती थी। ठीक है, जिसके साथ उसके साथ चाहे विवाह कर सकती थी। सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर, अब यहां पर भी एक चीज है, आज के टाइम पर हम लोगों का क्या है, लड़कों के साथ क्या है, यार ये बंदी मेरी नहीं हुई ना, मैंने इसे प्रपोज किया था, ये मेरी बात नहीं मानी, इसने मुझे हाँ नहीं बोला है, बेटा ये बहुत गंदी लड़की है, इसके बारे में जितना उल्टा सीधा होगा उतना उल्टा सीधा बोलूंगा मैं। हम लड़के भी कम नहीं है, लड़के भी ऐसे करते हैं, है ना। ये लड़की है, ये वाइफ है, मेरे लिए ही है, मेरे कंट्रोल में रहेगी। नहीं सर, पुराने टाइम पर ये आजादी थी कि वुमेन्स का अगर जो पति होता है वो सेक्रीफाइस कर गया, कहीं नहीं है, तो वो जब चाहे तब विवाह कर सकती थी। उनको लगता था कि भाई पति ऐसा नहीं है जो उनको मेंटेन कर सके, जो उनको रिस्पेक्ट कर सके, तो महिलाएं जब चाहे तब छोड़ सकती थी। आज के टाइम पर महिलाओं को छूट है कि अगर पति तुमको गलत है मिल रहा है तो तुम उसे छोड़ सकती हो, बट अनफॉर्चुनेटली उसका भी लोग क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट हर कोई व्यक्ति गलत नहीं है, पर बहुत सारे लोग गलत हैं। यहां पे हमको कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए कि हर कोई अपने अधिकारों को जानता है। क्यों? क्योंकि यहां पर राइट इक्वालिटी है, सही रास्ते पर जा रही है इक्वालिटी, गलत रास्ते पर नहीं जा रही। फाइनली रिलीजियस एस्पेक्ट देखते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चलता है इंद्र। एक्चुअल में देखा जाए रिलीजियस एस्पेक्ट, यहां पे ज्यादातर जो गॉड हैं वो कौन से हैं, नेचुरल पावर वाले हैं। कौन है? नेचुरल पावर वाले गॉड है, इंद्र, है ना, जिन्हें पुरिंदर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? पुरिंदर कहा जा रहा है। पुरिंदर का मतलब ही होता है हु ब्रोक द फोर्ट, किला तोड़ने वाला। पृथ्वी, अग्नि, वरुण, वायु, ये सब कौन है? देवी देवता है। क्या है? देवी देवता है। अग्नि सबसे इंपॉर्टेंट है, इंद्र तो खैर आपको पता चली गया, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गॉड्स, और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इन्हीं के बारे में मिलती है। मोस्ट इंफॉर्मेशन किन के बारे में मिलती है? इन्हीं के बारे में मिलती है। अग्नि, अग्नि के बारे में बात करेंगे तो ये कौन है? बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, इनके बीच में क्या, मीडिएटर का काम कर रहे हैं, मध्यस्थ का काम कर रहे हैं। फिर आता है सोम, ऐसे देवता जो प्लांट्स के देवता हैं। अदिति एंड उषा, दे आर द फीमेल गॉडेसेस, इन्हें भगवान सूर्य की बहनों के रूप में देखा जाता है, और एक्चुअल में देखा जाए ये ग्रोथ की देवी हैं, समृद्धि की, वृद्धि समृद्धि की देवियां हैं ये दोनों, है ना। इसके अलावा और भी कई देव, अरे यार ये हिंदी में क्यों लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्यों नहीं है? मारुत, आंधी और तूफान के देवता, वैसे सिंपल है, थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म के देवता। प्राजन्य, प्राजन्य वर्षा के देवता, रेनफॉल। ठीक है। सरस्वती, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या है, नदित्तमा, और आगे चलकर फिर आता है पूषण, पूषण पशुओं के देवता, एनिमल्स, किसके? एनिमल्स के देवता। एनिमल्स के बाद आगे चलकर इनको किसका बनाया गया? शूद्रों के देवता बनाया गया। किसके? शूद्रों के। अरिंडनी, गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट, कौन है? गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट। यम, मृत्यु के देवता, डेथ, यम है हम, यमराज। मित्र, शपथ और प्रतिज्ञा के देवता।
ओथ एंड एफर्मेशन। अश्विनी चिकित्सा के देवता, मेडिसिन्स। जो भी मेडिसिनल इंफॉर्मेशन है। सूर्य जीवन देने वाले, गॉड ऑफ लाइफ। तत्व धातुओं के देवता, मेटल। अर्श विवाह और संधि के देवता, मैरिजेज एंड ट्रिटी। ठीक है। विवस्वान देवताओं के जनक, एक तरह से बोला जाए फादर ऑफ गॉड। ऑल गॉड्स। ठीक है। अरे यार गॉडेस हो गया, सॉरी। ठीक है। और सोम वनस्पतियों के देवता। प्लांट्स। क्लियर है। तो ये सारे के सारे कौन हो गए आपके? देवी और देवता हो गए। क्लियर है बेटा? धनवंतरी तो आगे चलकर आएंगे। जयश्री बात तुम्हारी सही है, पर धनवंतरी आगे चलकर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। रिया सिंह, देखो मैं ना एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूं तुम लोगों से। हर लड़के से और हर लड़की से बोल रहा हूं यहां पर। ठीक है, हर लड़के से और हर, अच्छा यहां पर एक चीज मैं बताना भूल गया, ये ध्यान रखना। ओल्डेस्ट गॉड कौन थे? ध्यान रखना, ओल्डेस्ट गॉड थे आपके घौ। घौ मतलब स्काई। और यहां पे अगर आपसे पूछे रिलीजियस एनिमल, तो आपका क्या है? काऊ। कौन है? काऊ। और काऊ को लेकर क्या होती थी? लड़ाइयां होती थी, जिसे हम लोग कहते थे ग्रेविस्टी। क्या कहते थे? ग्रेविस्टी कहते थे। ग्रेविस्टी का मतलब ही क्या होता है बेटा? ग्रेविस्टी का मतलब होता है बैटल फॉर एनिमल्स। एनिमल्स मतलब कि यहां पर काऊ से है। किससे? काऊ से। एक और वर्ड यूज होता था अधन्या। अधन्या का मतलब क्या होता है? जिसे नुकसान ना पहुंचा जाए। कांट हर्ट, है ना, जिसे नुकसान ना पहुंचा जाए। तो ये किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है? काऊ के लिए यूज होते हैं। ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है तुम लोगों से। देखो एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ये लड़के लड़की कौन अच्छा कौन नहीं, ये थोड़ा सा विवादित रहता है। पर मैं यहां पर ना एक चीज कहना चाहता हूं, जब बात हम लोग इक्वालिटी की करते हैं, हर जगह पर बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को प्रिविलेज दो। ऐसी प्रिविलेज मत दो कि अरे नहीं नहीं यार लड़की है, इनको तो हमेशा से दबाव में रखा गया है। ठीक है, तो एक काम करो, इनको थोड़ा प्रिविलेज दे दो, आगे लेकर आ जाओ। ऐसे कभी भी किसी को आगे लाओगे तो वो मिसयूज ही करेगा उस पावर का। प्रिविलेज देने की जगह पर जो एक्चुअल तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उनको उस काबिल बनाओ, उनको उस काबिल बनाओ कि वो लोग वहां पर जाकर क्या कर सकें? ज्यादा बेहतर काम कर सकें, पुरुषों से ज्यादा अच्छा बन सकें। ठीक है, हमारी इतनी लंबी हिस्ट्री है, इतनी लंबी हिस्ट्री में बहुत सारी जगहों पर कई ऐसी चीजें मिलती हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट कई लोगों को बुरा लगता है ये चीज सुनकर, पर मैं थोड़ा सा इसको सही तरीके से बताऊं तो इंडियन हिस्ट्री में जब भी आप देखोगे तो बहुत सारे आउटर अटैकर्स हुए हैं। एंशियंट हिस्ट्री तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी महिलाओं के साथ। एंशियंट हिस्ट्री के बाद जब इंडिया में इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुआ, उस इस्लामिक इन्वेजन के बाद से महिलाओं की स्थिति खराब होती चली गई। और 700 के आसपास से ये चीज शुरू होती है, और 700 से लेते 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 फाइनली मुगल एरा के बाद अंग्रेजों के टाइम तक हमको जब स्थिति दिखती है तो बहुत वर्स्ट कंडीशन आ चुकी थी। अभी हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको ये सारी चीजें नजर आएंगी।
तब आप लोग समझोगे। अंग्रेजों ने हमारी हिस्ट्री में कैसे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आए, जिसकी वजह से वो हिस्ट्री और ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गई। आज के टाइम पर हम लोग इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। हम पढ़ते कुछ नहीं है, पर बोल देंगे भाई मनुस्मृति जला देनी चाहिए, पर मनुस्मृति में कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, ये कोई नहीं जानता, ना कोई पढ़ता है। अनफॉर्चुनेट है ये चीज। भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई थी, पर वो मनुस्मृति जलाई थी जो मैक्स मूलर लिखकर देकर गया था तुम्हारे हाथ में। मैक्स मूलर ने जिस मनुस्मृति का ट्रांसलेशन करवाया था वो मनुस्मृति जलाई थी भीमराव अंबेडकर ने। एक्चुअल मनुस्मृति जो शुद्ध रूप में है, उस मनुस्मृति को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं दी गई है, कोई भी चीज नहीं दी गई है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कई लोग बोलते हैं सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास हर वो किताब है जो कंट्रोवर्शियल आपको लग रही है। मेरे पास हर वो किताब रखी है, अगर आप कहोगे तो मैं हर वो किताब आपको दिखा सकता हूं। मेरे पास उपनिषद रखे हैं, मेरे पास वेद रखे हैं, मेरे पास मनुस्मृति रखी है, मेरे पास कुरान रखा है, कुरान के भी 2 एडिशन रखे हैं अलग अलग। तो आपको जो किताब लगती है ना, वो किताब मेरे साथ रखी हुई है। हम लोग एक्चुअल में हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह से ना समझ के क्या अपनी आइडियोलॉजिकल वॉर की तरह से देख लेते हैं। यार मेरी आइडियोलॉजी इससे मैच करते, मैं तो इसी पॉइंट को प्रूव करूंगा, मेरी आइडियोलॉजी इससे मैच करते, मैं इस पॉइंट को प्रूव करूंगा। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, मैं हमेशा लड़कों और लड़कियों से एक ही चीज कहता हूं, तुम अगर पैरेलल चलना चाहते हो ना, तो पैरेलली यहां पर एक चीज का ध्यान रखो, तुम पैरेलल तभी चल पाओगे जब एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। अगर तुम्हारे साथ कोई लड़की है, तुम्हें पता है वो एफकेट का एग्जाम देना चाहती है, वो फिजिकली कमजोर है, तो उसको अपने साथ रनिंग पर लेकर जाओ। उस लड़की को पता है भाई वो लड़का इस काबिल नहीं है कि वो पढ़ सके, उसको तुम्हें पता है कि वो लड़का शायद मैथ में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, तो उसके साथ कोशिश करो कि वो इंग्लिश में अपने आप को बेहतर कर सके। तभी आप आगे आ पाओगे, तभी आप आगे आ पाओगे। पैरेलल लाने का मतलब यही होता है। आज के टाइम पर सोसाइटी अलग हो गई है, तो अनफॉर्चुनेट है ये सारी चीजें। मैं इस चीज को बहुत अलग तरीके से देखता हूं, मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर है, फीमेल्स को लेकर, मेल्स को लेकर, सबको लेकर बहुत क्लियर है, और मैं बहुत क्लियरली ये चीज बोलता हूं, इसीलिए बोलता हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक अपने टेलीग्राम पर एक वीडियो डाला था, और मुझे देखकर ना बहुत बुरा लगा वो वीडियो, बहुत बुरा लगा वो वीडियो। कई फीमेल्स ने यहाँ पे आकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं नहीं सर फीमेल। आप जो वीडियो मैंने डाला था टेलीग्राम पर, उस वीडियो को अगर तुम देखोगे तो उसमें 4 फीमेल हैं, 2 मेल ऑफिसर हैं, 4 फीमेल ऑफिसर हैं। 4 फीमेल ऑफिसर होकर एक पर्सन की डेड बॉडी को नहीं उठा पा रहे। कई लोग कह रहे हैं सर वेट हैवी हो जाता है डेड बॉडी का, वो सब चीजें हैं, पर जो फीमेल वहां पे खड़ी है दे आर द ट्रेंड। वो महिलाएं ऐसी नहीं है कि ऐसी कोई आ जाए। कल अगर युद्ध के मैदान में हो गया और युद्ध के मैदान में आपका कोई साथी घायल हो गया और आप अकेले ही उसको लेकर आना है, तो आप कैसे लेकर आओगे? बुरा उस बात का लग रहा था, बुरा उस बात का लग रहा था कि आप पूरी तरह से ट्रेंड हो, हर तरीके से काबिल हो, और आप ये काम नहीं कर पा रहे। आप अपने साथी को कंधा नहीं दे पा रहे, आपके हाथ इतने कमजोर हैं, आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं। सोचो कैमरामैन ने तुरंत कैमरा वहां से हटा दिया, क्यों? क्योंकि वो नहीं था देखने लायक, वो वीडियो ऐसा नहीं था। समझे? तो फाइनली आज के लिए हम लोग लेते हैं आपसे विदा। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, आपको पता है, एंड आई एम रियली सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो। हाँ बेटा सही बात है, बट रजिया से पहले भी कोई आ चुका है और इतिहास पढ़ा रहे हैं तो यही बात होगी। चिंता मत करो, क्लास में जुड़े रहोगे तो वो भी पता चलेगा। तो फाइनली आज की क्लास में मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।